हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लीगल विद अमनदीप। सेक्शन 89 तक हमने कवर कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 6 के पार्ट डी के साथ। तो हमने देख ली थी कि हमारे पास टोटल 4 प्रोसेसेस हैं टू कंपेल अपीयरेंस। फर्स्ट टू इशू समन्स, सेकंड टू इशू वारंट्स, थर्ड टू इशू प्रोक्लेमेशन एंड फोर्थ टू इशू अटैचमेंट। अब अटैचमेंट प्रोक्लेमेशन के साथ भी हो सकती है और प्रोक्लेमेशन के बाद भी हो सकती है, बट अटैचमेंट कभी भी प्रोक्लेमेशन से पहले नहीं होगी। अब हम देखते हैं पार्ट डी में अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। तो जो हमने प्रोसेसेस पढ़ ली हैं उनके बारे में हमारे पास और कौन से रूल्स हैं जिनको कि कोर्ट फॉलो करेगी। तो हम सेक्शन 90 के साथ स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 90 टॉक्स अबाउट इशू ऑफ वारंट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। तो कोर्ट को क्या पावर दे रहा है सेक्शन 90? ये कह रहा है कि कोर्ट समन्स को इशू करने की जगह वारंट्स भी इशू कर सकती है और समन्स के साथ साथ वारंट भी इशू कर सकती है। तो दोनों पावर्स हैं, आप समन्स के साथ ही वारंट इशू कर दो या समन्स भेजो ही मत, पहली बार में ही वारंट इशू कर दो। तो वो कौन से सिचुएशंस होंगे जिनमें कोर्ट ये पावर एक्सरसाइज करेगी? तो लेट्स रीड अबाउट इट। अ कोर्ट में इन एनी केस, तो पहली चीज़ अ कोर्ट में लिखा है, में मीन्स डिस्क्रिशनरी। तो कोर्ट के पास ये जो पावर है ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट के ऊपर कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं हमने इम्पोज करी कि कोर्ट ऐसा करेगी ही। जब कोर्ट के पास कुछ सेवरल कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तब ही कोर्ट इस पावर को एक्सरसाइज करेगी। तो क्या पावर है? अ कोर्ट में इन एनी केस। अब इन एनी केस मीन्स कि जो केस है वो आपका सम्मन केस भी हो सकता है और वारंट केस भी हो सकता है। ठीक है, तो हम सम्मन केस में एज अ जनरल रूल सबसे पहले सम्मन्स ही इशू करते हैं। सम्मन्स के थ्रू ही हम जो अपीयरेंस है उसको इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। बट अगर इस सेक्शन में जो कंडीशंस प्रोवाइड करी हुई हैं वो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हम इवन इन सम्मन केस एट द फर्स्ट इंस्टांस वारंट इशू कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि इन एनी केस मीन्स चाहे सम्मन केस चाहे वारंट केस in which it is empowered by this Sanhita to issue a summons for the appearance of any person issue after recording its reasons in writing a warrant for its arrest। तो जिस पर्सन की अपीयरेंस के लिए कोर्ट इस संहिता में एम्पावर्ड है टू इशू समन्स, तो ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ दीज कंडीशंस एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स ऑर्डर रीजंस इन राइटिंग, कोर्ट क्या कर सकती है? वारंट्स इशू कर सकती है। ठीक है, बट उसको ये जो रीज़न्स हैं वो अपने रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि कोर्ट को ऐसा क्यों लगा कि उसको सम्मन्स के साथ या सम्मन्स की जगह वारंट इशू करने पड़े। तो सब क्लॉज ए देख लेते हैं। इफ़ आइदर बिफोर द इशू ऑफ सच समन्स, समन्स इशू करने से पहले ही, और आफ्टर द इशू ऑफ द सेम बट बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस। तो या तो अभी तक आपने समन्स इशू ही नहीं करे थे या समन्स इशू हो गए थे बट समन्स के अंदर हमने जितना टाइम पीरियड प्रोवाइड करा था उस पर्सन को अपीयर होने के लिए वो टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। तो मतलब कि अभी तक जो समन्स है वो सर्व नहीं हुए थे उस पर्सन पर। तो कोर्ट क्या कर सकती है? द कोर्ट सीज रीज़न टू बिलीव दैट ही हैज़ एब्सकॉन्डेड और विल नॉट ओबे द समन्स। अब कोर्ट ने या तो समन्स इशू ही नहीं करे या इशू कर दिए हैं बट जितना टाइम पीरियड दिया था वो टाइम पीरियड अभी लैप्स नहीं हुआ, बट कोर्ट को लग रहा है कि जिस पर्सन के समन्स इशू करे हैं या तो वो भाग चुका है या फिर वो समन्स को ओबे नहीं करेगा, मतलब वो समन्स के ऊपर अपीयर नहीं होगा। तो इस केस में कोर्ट क्या कर सकती है? वारंट्स को इशू कर सकती है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ए कंडीशन है ये है बिफोर द सर्विस ऑफ समन्स। अब हम देखते हैं सब क्लोज बी। इफ़ एट द टाइम he fails to appear and the summon is proved to have been duly served in time to admit of his appearing in accordance therewith and no reasonable excuse is offered for such failure। अब समन्स इशू हो चुके हैं और सर्व भी हो चुके हैं बट इवन इन स्पाइट ऑफ दैट सर्विस दैट पर्सन हैज़ नॉट अपीयर्ड इन द कोर्ट। तो क्योंकि समन सर्व हो चुके थे, उसको नॉलेज हो गई थी कि ये प्रोसीडिंग्स हैं उसके अगेंस्ट और उसको कोर्ट बुला रही है और वो फिर भी नहीं आया, तो अब कोर्ट क्या करेगी? एज अ कंपेलिंग मेजर टू इंश्योर हिज अपीयरेंस बिफोर इट, तो कोर्ट वारंट्स इशू कर देगी।
तो पहला जो एक सब क्लॉज है वो क्या है, बिफोर सर्विस ऑफ समन्स, और जो बी क्लॉज है दैट इज आफ्टर द सर्विस ऑफ समन्स। ओके, तो अभी आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम सेक्शन 91। ये एक्चुअली एक स्पेशल पावर है। तो पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस व्हेन एनी पर्सन, अब एनी पर्सन कैन बी अक्यूज एज वेल एज विटनेस for whose appearance or arrest the officer presiding in any court is empowered to issue a summons or warrant is present in such court। तो जिस पर्सन की प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए कोर्ट उसको समन्स और वारंट इशू कर सकती है, वो पर्सन अगर कोर्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, सच ऑफिसर मतलब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं कोर्ट के, जज बोलते हैं हम उनको, मे रिक्वायर सच पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर हिज अपीयरेंस इन सच कोर्ट और एनी अदर कोर्ट टू विच द केस मे बी ट्रांसफर्ड फॉर ट्रायल। अभी एक विटनेस है या एक अक्यूज्ड पर्सन है, उसकी प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम द जज, आई एम एम्पावर्ड टू इशू समन्स और वारंट, वो मेरी कोर्ट में प्रेजेंट है, मेरे सामने प्रेजेंट है, तो क्या मैं पावरलेस हूँ कि मैं उसको वहीं पर उसकी प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठा सकती? तो ऐसा नहीं है। इस सेक्शन ने हमें पावर दी है कि अगर वो पर्सन चाहे अक्यूज्ड हो चाहे विटनेस हो, जिसकी प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए आप उसको समन्स और वारंट इशू कर सकते हो, तो कोर्ट क्या करेगी, उस पर्सन को वहीं पर कहेगी कि तुम बॉन्ड और बेल बॉन्ड्स को मुझे अभी जो है प्रेजेंट करो, एग्जीक्यूट करके दो, ताकि तुम्हारी जो अपीयरेंस है वो ऑन दैट डेट, जिस डेट के लिए कि मुझे तुम्हें समन और वारंट करना था, तो तुम उस डेट पर अपीयर हो सको। ठीक है, अब कोर्ट ये जो बॉन्ड और बेल बॉन्ड है वो अपनी कोर्ट के सामने अपीयरेंस के लिए भी उससे एग्जीक्यूट करवा सकती है, या फिर उस कोर्ट के सामने भी करवा सकती है जिसको कि जो केस है वो फॉर ट्रायल भेजा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ अ केस इज़ ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो उस सेशन में जो सबसे पहले कुछ कंडीशंस की फुलफिलमेंट होती है कि जो हमें कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होते हैं, वो सब कुछ जो जुडिशल मजिस्ट्रेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास होते हैं वो करते हैं, लेकिन वो ट्रायल नहीं चलाते। तो ट्रायल के लिए वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करके जो केस है वो ट्रायल कोर्ट को कमिट कर देते हैं कि अभी आप ट्रायल कीजिए। तो अब जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है जो कि उस केस को ट्रायल नहीं चला सकता उस केस का, बट उसे सर्टेन कंडीशंस को फुलफ़िल करके फ़ाइल जो है ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट में भेजनी है, और उस कोर्ट के सामने जो अक्यूज्ड और विटनेस है वो प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा जुडिशल मजिस्ट्रेट, वो उस पर्सन से बॉन्ड और बेल बॉन्ड्स को ले लेगा फॉर द पर्पज़ ऑफ अपीयरेंस नॉट बिफोर हिज ओन कोर्ट बट बिफोर द कोर्ट ऑफ द सेशन कोर्ट। ठीक है, अब अगर पर्सन ने बेल बॉन्ड करिए बट वो फिर भी अपीयर नहीं हुआ, तो क्या हमारे पास प्रोसीजर होगा, तो वो है सेक्शन 92, अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। तो व्हेन एनी पर्सन हु इज़ बाउंड बाय एनी बोर्ड टेकन अंडर दिस संहिता टू अपीयर बिफोर अ कोर्ट, तो उसने सेक्शन 91 में जो बॉन्ड थे वो एग्जीक्यूट कर दिए थे, बट उसके बावजूद भी ही डज़ नॉट अपीयर, तो द ऑफिसर प्रिजाइडिंग इन सच कोर्ट, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे उस कोर्ट के, मे इशू अ वारंट डायरेक्टिंग दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस बिफोर हिम। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे वो वारंट्स इशू कर सकते हैं उसकी अरेस्ट के लिए, ताकि उसको अरेस्ट करके लाओ और मेरे सामने प्रोड्यूस करो। ठीक है, फिर आ गया सेक्शन 93, प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट। The provisions contained in this chapter relating to summons and warrants and their issue, service and execution shall so far as may be apply to every summons and every warrant of arrest issued under this संहिता। तो हमने यहाँ पर जो देखी हैं समन्स और वारंट की पावर, दैट इज़ इन रिलेशन टू अरेस्ट एंड अपीयरेंस। तो इन्होंने बोला कि ये जो हमने समन्स और वारंट्स की प्रोविजंस को इस चैप्टर में दिया हुआ है वो सिर्फ इस चैप्टर वाले समन्स और वारंट्स पर एप्लीकेबल नहीं होंगी, बल्कि इस संहिता में हम जो भी कोई भी समन्स और वारंट्स इशू करेंगे उनके ऊपर यही सेम जो कंडीशंस है वो एप्लीकेबल होंगी। ओके, तो जो भी यहाँ पर समन्स की वारंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं और उनकी जो एग्जीक्यूशन होनी है वो हर चीज़ डिट्टो सेम उन पर एप्लीकेबल हो जाएगी।
तो हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया इसके साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 के साथ। तो हमने अपीयरेंस को कंपेल करने का देख लिया कि अगर कोई अक्यूज्ड है या विटनेस है तो हम उसको कैसे कोर्ट में बुला सकते हैं, उसकी प्रेजेंस को सिक्योर कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। अब कोर्ट में हमें ट्रायल में प्रोसिक्यूशन को केस प्रूव करने के लिए या इवन अक्यूज्ड को कोई डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स करवानी पड़ेगी। अगर कोर्ट के सामने कोई एविडेंस आएगा तभी तो आपका केस प्रूफ और डिसप्रूफ होगा। तो हर पर्सन विलिंगली तो आकर नहीं बताएगा, कोर्ट को बुलाना पड़ेगा या पुलिस ऑफिसर को बुलाना पड़ेगा, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जो हम ट्रायल में एविडेंस देते हैं क्या उसमें से हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फिर समझ आ जाएगा हमें। तो सबसे पहला पार्ट है चैप्टर 7 का, समन्स टू प्रोड्यूस। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने समन्स भेजे थे अपीयरेंस को कंपेल करने के लिए, उसी तरह से हम किसी चीज़ को, किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी थिंग को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करवाने के लिए भी समन्स भेजेंगे। तो इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 94, समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। तो क्या चीज़ प्रोड्यूस करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट या कोई अदर थिंग। अदर थिंग में क्या हो सकता है कि जो कोई फॉर एग्जांपल मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि कोई कार है, ठीक है, तो कार भी क्या हो सकती है, आप उस कार को भी प्रोड्यूस करवा सकते हो आफ्टर गिविंग समन्स टू प्रोड्यूस टू द पर्सन हु हैज़ द पोजेशन ऑफ दैट थिंग। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई एक्सीडेंट हुआ मान लीजिए, और एक्सीडेंट की जो कार है वो इज़ इन पोजेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, तो कोर्ट जिस पर्सन के पोजेशन में है उसको समन्स भेज देगी कि आप इस कार को लेके आओ, उसकी इंस्पेक्शन करेगी, कोर्ट देखेगी, है ना। तो सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं कि वेन एवर एनी कोर्ट। तो देखिए ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड टू वर्ड हम इसको समझेंगे। एनी कोर्ट का क्या मतलब है, तो ये एनी कोर्ट जो है ये जुडिशियल कोर्ट भी हो सकती है और एग्जीक्यूटिव कोर्ट भी हो सकती है। तो मतलब हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और कोर्ट कौन से केसेस में बुलाएगी, अगर इंक्वायरी और ट्रायल चल रहा है तो, ठीक है। और तो किस किस के पास पावर है, सबसे पहले एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। तो प्रोड्यूस कौन करवाएगा किसी डॉक्यूमेंट और थिंग को, पहले कोर्ट करवा सकती है, दूसरा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, SHO, स्टेशन हाउस ऑफिस, ठीक है। तो 2 लोगों के पास पावर है। अब उनको क्या लग रहा है, कंसीडर्स दैट द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि कोर्ट को या ऑफिसर इन चार्ज को लग रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की जो प्रोडक्शन है वो रिक्वायर्ड है। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी आ सकती हैं, मतलब लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, तो आप इन चीज़ों की प्रोडक्शन भी करवा सकते हो। विच इज़ लाइकली टू कंटेन डिजिटल एविडेंस और अदर थिंग इज़ नेसेसरी और डिज़ायरेबल फॉर द पर्पज़ ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता बाय और बिफोर सच कोर्ट और ऑफिसर। एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ हमने देखा कि आप प्रोड्यूस करवाएंगे वो डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हो सकती हैं, जिनमें कि डिजिटल एविडेंस रिकॉर्ड हो सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट के साथ कोई भी अदर थिंग जो कि उनको कोर्ट को या SHO को लग रहा है कि वो नेसेसरी हैं या डिज़ायरेबल हैं। किस पर्पज़ के लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। तो जो इन्वेस्टिगेशन है ये करती है पुलिस। तो इन्वेस्टिगेशन के केस में जो डॉक्यूमेंट और थिंग मंगवाई जाएगी वो कौन मंगवाएगा, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। बट इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स जो हैं ये करती है कोर्ट। तो इन तीनों के लिए, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट मंगवाएगी उस डॉक्यूमेंट और थिंग को। कैसे मंगवाएगी, बाय और बिफोर सच कोर्ट और ऑफिसर, सच कोर्ट में इशू अ सम्मन्स। तो जो कोर्ट है वो करेगी सम्मन्स इशू, सच ऑफिसर मे बाय अ रिटन ऑर्डर। जो SHO है वो सम्मन्स इशू नहीं करेगा, सम्मन्स इशू करने की पावर सिर्फ कोर्ट के पास है। तो जो SHO है वो क्या करेगा, एक रिटन ऑर्डर भेजेगा। किसके लिए, आइदर इन फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये जो रिटर्न ऑर्डर और सम्मन है ये दोनों फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है कि आपने रिटर्न ऑर्डर उसको फिजिकल कॉपी में लिखा, साइन करके और उसको भेज दिया,
या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं कि आपने ईमेल भेज दी, व्हाट्सएप कर दिया, तो इस तरह से भी। रिक्वायर द पर्सन इन हुज पोजेशन और पावर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज़ बिलीव्ड टू बी। तो जिस पर्सन की पावर में या पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट और थिंग है, तो उससे जो हमारी कोर्ट है और एसएचओ है वो उस डॉक्यूमेंट को सम्मन करके या ऑर्डर भेज के मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो अब जिस पर्सन को ये सम्मन और रिटर्न ऑर्डर भेजा जाएगा उनको क्या कहा जाएगा? टू अटेंड एंड प्रोड्यूस इट, कि आप अटेंड करो। मतलब अगर पुलिस ऑफिसर है तो वो कहेंगे कि पुलिस ऑफिसर में आओ और डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर दो। अगर कोर्ट है तो कोर्ट कहेगी कि मेरे सामने मेरी कोर्ट को अटेंड करो और प्रोड्यूस कर दो। एट द टाइम एंड प्लेस स्टेटेड इन द समन्स और ऑर्डर्स, और कौन से जगह पर कितने बजे उस डॉक्यूमेंट को या अदर थिंग को प्रोड्यूस करना है वो भी उन समन्स और जो रिटर्न ऑर्डर है उसमें लिखा जाएगा। ओके, तो हमने इसको पढ़ लिया। अब इसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। तो हम इस सेक्शन में क्या करवा रहे हैं? हम किसी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग की प्रोडक्शन करवा रहे हैं। प्रोडक्शन करवाने की पावर किसके पास है? तो कोर्ट के पास है या फिर एसएचओ के पास है। जो कोर्ट है अगर उसको डॉक्यूमेंट या अदर थिंग प्रोड्यूस करवाना है तो वो इशू करेगी समन्स। अगर एसएचओ को प्रोड्यूस करवाना है तो वो इशू करेगा एक रिटर्न ऑर्डर। अब ये जो समन्स और रिटर्न ऑर्डर हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली भी आप भेज सकते हो और इनकी फ़िज़िकल कॉपी भी भेज सकते हो। समन्स और डॉक्यूमेंट्स में आप क्या लिखोगे कि आप अटेंड करो और प्रोड्यूस करो इस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने देखा कि हम किसी पर्सन को कहेंगे वो डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन ये उठा कि क्या ये पर्सन अक्यूज्ड भी हो सकता है? जिस पर्सन को हमने अक्यूज़ किया है क्या हम उसको भी कह सकते हैं कि आप किसी डॉक्यूमेंट और थिंग को प्रोड्यूस करें? तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो अगर मुझे अक्यूज़ किया गया है किसी चीज़ के लिए और मुझसे ही डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करवाया जा रहा है तो इट मीन्स कि मैं खुद ही अपने आप को इंक्रिमिनेट कर रही हूँ। मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग चलाने का सारा जो एविडेंस है वो मैं खुद प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिमिनल केसेस में द ऑनर्स टू प्रूव द केस इज़ ऑन द प्रोसिक्यूशन, और स्टैंडर्ड टू प्रूव कितना है? टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जो प्रोसिक्यूशन है उसको प्रूव करना होता है कि इसी पर्सन ने ऑफेंस किया है और इसके अलावा किसी ने भी नहीं किया। इसीलिए हम कहते हैं कि जो अक्यूज्ड है उसके पास होता है बेनिफिट ऑफ डाउट। अक्यूज्ड को सिर्फ केस में एक डाउट क्रिएट करना होता है। क्या डाउट? कि हो सकता है कि ये जो ऑफेंस है ये मेरे अलावा किसी और पर्सन ने कमिट किया हो। तो अगर डाउट आ गया तो डाउट आने की वजह से जो केस होगा वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं होगा। तो इस वजह से अक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलने के बेसिस पर वो अक्विट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो हम प्रोडक्शन करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट और थिंग के, ये अक्यूज्ड से नहीं करवा सकते, अक्यूज्ड के अलावा किसी और पर्सन से करवा सकते हैं। ठीक है, अब अगर किसी पर्सन ने ये जो हमने उसको समन्स और रिटर्न ऑर्डर भेजे कि आप जी इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो या किसी अदर थिंग को प्रोड्यूस करो, और वो पर्सन नहीं करता उसको प्रोड्यूस, तो क्या हम उसका कुछ उखाड़ लेंगे? तो हाँ, हमारे पास पावर है कि हम उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या है कि हमने अभी उसको समन्स भेजे थे उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम अंडर सेक्शन 96 ऑफ PNSS उसको सर्च वारंट भी भेज सकते हैं। ठीक है, हम पुलिस को जो सर्च वारंट्स है वो इशू कर देंगे। तो पुलिस क्या है, जिस पर्सन से हमने उस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग को सम्मन करना था बट उसने सम्मन्स के बेसिस पे उस डॉक्यूमेंट और थिंग को प्रोड्यूस नहीं करा, तो कोर्ट जाएगी उस प्लेस पर जहाँ पर वो पर्सन रहता है और सर्च वारंट के बेसिस पर उसकी जगह का सर्च करके उस डॉक्यूमेंट को ढूंढ कर कोर्ट के पास प्रोड्यूस कर देगी। या पुलिस ऑफिसर ने अगर मान लीजिए कि SHO ने ही रिटर्न ऑर्डर भेजा था और वो पर्सन प्रोड्यूस नहीं करता, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो विद और विदाउट वारंट जाकर उस प्लेस की सर्च कर सकता है और उस डॉक्यूमेंट को अपने सामने कन्फिस्केट करके सीज कर सकता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोविजंस है, विद वारंट और विदाउट वारंट, हम उसको भी देखेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर पर्सन ने प्रोड्यूस नहीं करा डॉक्यूमेंट और थिंग, तो हम सेक्शन 96 में सर्च वारंट इशू करके उस डॉक्यूमेंट को खुद ढूंढ लेंगे।
दूसरी चीज़ क्या है कि हम सेक्शन 210 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में उसको प्रोसिक्यूट कर लेंगे, बिकॉज आपने किसी सम्मन्स और रिटर्न ऑर्डर की नॉन कंप्लाइंस करी है, तो ये जो नॉन कंप्लाइंस है इट इज़ एन ऑफेंस, तो वो उस ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट हो जाएगा। प्लस सेक्शन 215 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी हम उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। अब देखते हैं सबसेक्शन 2। Any person required under this Sanhita merely to produce a document or other thing shall be deemed to have complied with the requisition if he causes such document or thing to be produced instead of attending personally to produce the same। तो किसी पर्सन को सम्मन भेजे कि आप इस डॉक्यूमेंट को और इस थिंग को प्रोड्यूस करो, तो अब उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो खुद पर्सनली आकर उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे, वो किसी और पर्सन के थ्रू भी उस डॉक्यूमेंट और थिंग को प्रोड्यूस करवा सकता है। ठीक है, बिकॉज वो यहाँ पर खुद कोई एविडेंस देने नहीं आ रहा, वो सिर्फ किसी डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन कर रहा है। ऑलराइट, तो हमने ये चीज़ देख ली। ये प्रोविज़न जो है हमारे पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी है कि अगर हम किसी पर्सन को सम्मन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग भेज रहे हैं और वो खुद भी आ रहा है अगर कोर्ट में, तो वो जो आके डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा उससे वो कोई एविडेंस नहीं दे रहा, तो उसकी कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगी इस चीज़ के ऊपर। बस वो कोर्ट में आएगा, उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करेगा और चला जाएगा, उसका सिर्फ इतना ही काम है। अब वो चाहे खुद आकर प्रोड्यूस कर दे, चाहे किसी और से प्रोड्यूस करवा दे। अब इसके पास हमारे कुछ एक्सेप्शंस हैं सबसेक्शन 3 में कि हम किन केसेस में सम्मन्स टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और थिंग नहीं भेज सकते। तो सबसे पहली एक्सेप्शन जो कि इसमें नहीं लिखी हुई और मैंने आपको बता दी, वो क्या कि हम अक्यूज्ड को सम्मन्स नहीं भेज सकते टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। ओके, तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सेप्शन है वो क्या है, टू अफेक्ट सेक्शन 129 एंड 130 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम और द बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट। तो सेक्शन 129 एंड 130 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डील्स विद अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। तो जो स्टेट के हमारे अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड्स होते हैं हम उनको सम्मन नहीं कर सकते, कोर्ट के पास ये पावर नहीं है। दूसरी चीज़ 130 में ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, तो जो ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होती हैं हम उनको भी सम्मन नहीं कर सकते बिकॉज ये कॉन्फिडेंशियल है। थर्ड एक्सेप्शन होगी कि बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम उनको भी सम्मन नहीं कर सकते। फोर्थ एक्सेप्शन, to apply to a letter, postcard, other document or any parcel or thing in the custody of the postal authorities। तो पोस्टल अथॉरिटीज़ जो हैं हमारी उनके अंडर, उनके पोजेशन में अगर कोई लेटर है, पार्सल है, पोस्ट कार्ड है, ठीक है, तो हम उसको सम्मन नहीं कर सकते। कोर्ट या जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, वो दोनों ये नहीं कर सकते। तो हमारे पास टोटल 4 एक्सेप्शंस आ गई। हम अक्यूज्ड से सम्मन नहीं कर सकते और 129, 130 और BSA वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं कर सकते, बैंकर बुक्स एविडेंस वाले नहीं कर सकते, और फोर्थ अगर पोस्टल अथॉरिटी के पोजेशन में कोई चीज़ है तो हम उसको भी नहीं सम्मन कर सकते। ठीक है, बट ये जो हमारी लास्ट एक्सेप्शन है कि अगर पोस्टल अथॉरिटीज़ के पोजेशन में है कोई लेटर, पोस्ट कार्ड एट्सेट्रा, तो हम उसको सम्मन नहीं करेंगे। उसकी एक्सेप्शन है हमारे पास सेक्शन 92 में। तो हम सेक्शन 95 में, तो सेक्शन 95 देख लेते हैं। प्रोसीजर एज टू लेटर्स, तो ये जो लेटर्स हैं इनके रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर होगा। सबसेक्शन 1, इफ़ एनी डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ अ पोस्टल अथॉरिटी is in the opinion of a district magistrate, chief judicial magistrate, court of session or high court, wanted for the purpose of an investigation, inquiry, trial or other proceeding under this Sanhita, such magistrate or court may require the postal authority to deliver the document, parcel or thing to such person as the magistrate or court directs। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग है जो कि पोस्टल अथॉरिटी की कस्टडी में है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या CGM या कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट को लग रहा है कि इस डॉक्यूमेंट को हमें किसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग के लिए ज़रूरत है, तो फिर वो डायरेक्ट कर सकते हैं पोस्टल अथॉरिटी को कि आप इस डॉक्यूमेंट को, पार्सल और थिंग को डिलीवर करो किस पर्सन को जिसको कि वो कह रहे हैं। तो वो अपने सामने भी मंगवा सकते हैं और किसी और पर्सन को भी डिलीवर करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है,
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको ये पावर नहीं दी गई। ये पावर सिर्फ 4 लोगों के पास है। पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स आपके पास, CGM के पास, कोर्ट ऑफ सेशन के पास एंड हाई कोर्ट के पास। फिर सबसेक्शन 2, इफ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज इन द ओपिनियन ऑफ एनी अदर मैजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल or of any commissioner of police or district superintendent of police wanted for such purpose, he may require the postal authority to cause search to be made for or to detain such document, parcel or thing pending the order of district magistrate, chief judicial magistrate or court under subsection 1। अब देखिए हमने जो पावर टू प्रोड्यूस दिस डॉक्यूमेंट्स है वो किनको दी है, CGM, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट। बट अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को या DSP को, जिनको कि हमने पावर नहीं दी, उनको लग रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट जो कि पोस्टल अथॉरिटी के पोजेशन में है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट है किसी प्रोसीडिंग के लिए, तो वो क्या कह सकते हैं, वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं पोस्टल अथॉरिटीज़ को कि वो उस डॉक्यूमेंट को ढूंढें, सर्च करें और उस डॉक्यूमेंट को ढूंढने के बाद डिटेन कर लें, अपने पास उसको संभाल कर डिटेन करके रखें, ताकि वो जो डॉक्यूमेंट है या पार्सल और थिंग है वो उनकी कस्टडी से कहीं गुम ना हो जाए या कहीं भी वो चला ना जाए। ठीक है, तो 2 रिक्वेस्ट करेंगे, एक तो कि अगर नहीं पता उनको तो वो सर्च करें, अगर उनको पता है तो डिटेन कर लें। अब डिटेन उनको कब तक करके रखना है, जब तक कि वो सबसेक्शन 1 में जिन 4 लोगों के पास पावर है उनसे ऑर्डर्स नहीं ले लेते। ठीक है, तो मतलब पावर सिर्फ उन 4 के पास ही है, बट जो हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, DSP और कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, वो मैक्स टू मैक्स ये कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं पोस्टल अथॉरिटी को कि या तो जी अगर आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा बट हमें लग रहा है कि आपके पोजेशन में है तो आप इसको ढूंढ लो। अगर उनके पास ही है या फिर उनको मिल जाता है ढूंढने पर, तो वो क्या कहेंगे, इस डॉक्यूमेंट को डिटेन करके रखिए आप अपने पास। ठीक है, तो आपके पोजेशन से ये डॉक्यूमेंट बाहर ना जाए। अब आपको डिटेन क्यों करके रखना है, ताकि हम इन द मीन टाइम कोर्ट ऑफ सेशन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट या फिर हमारे CGM सर से जो परमिशन है वो ले लें। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। कल हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 96 के साथ, विच डील्स विद कि हम सर्च वारंट कब इशू कर सकते हैं। तो सेक्शन 96 ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।